नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार की तुलना रावण से कर दी है। सरकार को कहा है कि रावणी प्रवृत्ति वाली सरकार है ये। रमन सिंह ने कहा कि ये सरकार आत्ममुग्ध और दंभ से चूर है, सत्ता के मद में चूर है सरकार। ये प्रवृत्ति नवरात्र में ही दिखती है। रावणी प्रवृत्ति है ये अहंकार से चूर शक्तियां हैं। जनता रूपी दुर्गा की शक्ति इसका मर्दन करती है। चूर है, जैसे आदमी को सत्ता का मद हो जाता है। ये प्रवृत्ति नवरात्रि में ही दिखता है ना। नवरात्रि का संदेश भी आता है। रावणी प्रवृत्ति है और ऐसी शक्तियां जो अहंकार से चूर हो जाती है, उसका जनता रूपी दुर्गा और शक्ति रूपी ये इसका मर्दन करते हैं। तो यही मर्दन का पर्व है। इधर डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी को अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत दी। प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, सत्ता जाने से पूर्व मुख्यमंत्री बौखला गए हैं। हाथ से जाने के बाद इतना ज्यादा मानसिक रूप से विचलित हो जाएंगे रमन सिंह जी, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे राजनीतिक बयानबाजी के सामान्य शिष्टाचार को भी भूल गए। वे मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सर्वथा अशोभनीय है। जिस रमन सिंह के राज में शासकीय शालाओं में 6 साल की मासूम बच्चियों के साथ महीनों वर्षों तक दुराचार होता था, जिस रमन सिंह के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, जिस रमन सिंह के राज में छत्तीसगढ़ से 37,000 से अधिक महिलाएं लापता हो गई थी, जिस रमन सिंह के राज में छत्तीसगढ़ में हजारों आदिवासियों की जानें चली गई नक्सलवाद से, जिन रमन सिंह के राज में नान घोटाला जैसा विराट घोटाला हो गया, गरीबों के चावल में डकैती डाल दी गई, जिस रमन सिंह के राज में डीकेएस जैसा गरीबों के अस्पताल में घोटाला हो गया, वे रमन सिंह जी किसानों की सरकार के मुखिया को रावण की राज की संज्ञा देते हैं, रावण की संज्ञा देते हैं। रमन सिंह जी को शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी करने के पहले उन्हें अपने गिराबान में झांकना चाहिए। तो कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को अपने गिरेबा में झांकने की जरूरत है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ चुकी हैं। ममता, हम देख रहे हैं कि अब जो सियासत है छत्तीसगढ़ की वो चरम पर है। रमन सिंह भूपेश बघेल सरकार को रावण बता रहे हैं। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए जो अपनी उपलब्धियां हैं वो तो गिनाया ही, साथ ही रमन सरकार की नाकामी भी गिना दी, नान घोटाले से लेकर तमाम तरह की चीजें। देखिए, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह यहां पर पहुंचे थे और सवाल जब उनसे पूछा गया कि तमाम जो आंदोलन हो रहे हैं और जो राजभवन के साथ टकराव हो रहा है, तमाम चीजों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सरकार जो है वो रावणी प्रवृत्ति की हो गई है, अहंकार और दंभ से भरी हुई है और जनता जो एक तरह से शक्ति का प्रतीक है और नवरात्रि चल रही है, तो यही जो है वो उनका मर्दन करेगी उसी तरीके से जिस तरीके से रावण का मर्दन किया गया था। तो ये जो है वो शब्द डॉक्टर रमन सिंह के थे और जाहिर तौर पर इस बयान के बाद में अब इस तरह है कि सियासी भूचाल मच गया है और कांग्रेस ने ये कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि सत्ता गए हुए काफी समय हो गया लेकिन फिर भी वो उस चीज को सहन नहीं कर पाए। तो जाहिर तौर पर अभी आरोप प्रत्यारोप के दौर और चलेंगे, लेकिन ये जरूर है कि इस बयान के बाद में कांग्रेस ने भी काफी तीखा रवैया अपनाया हो। जी ममता, क्या मरवाही को टारगेट किया जा रहा है? क्या मरवाही को जीतने की कोशिश है और इसीलिए रमन सिंह कह रहे हैं कि जनता दुर्गा की शक्ति के रूप में भूपेश बघेल सरकार जो रावण रूपी सरकार है उसका मर्दन करेगी? क्या मरवाही को जीतने के लिए इस तरह की भाषा जो कांग्रेस कह रही है अशोभनीय है, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके फतेह करेगी बीजेपी मरवाही?
देखिए, अगर हम बात करें मरवाही को लेकर, तीनों ही पार्टियां दावा कर रही है और जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार कह रही है, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह चुके हैं कि 2 सालों तक ये सरकार ने जो काम किया है वो काम सबके सामने है और मरवाही जो कि जनता भी ये देख रही है कि 2 सालों में राज्य में किस तरह से विकास हुआ है, तो इस विकास को देखकर वो खुद चाहेगी कि कांग्रेस को चुने। तो जाहिर तौर पर ये डॉक्टर रमन सिंह का जो इशारा अगर हम बात करें, तो मरवाही चुनाव की भी अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि चूंकि सरकार किसी की सुन नहीं रही है, डॉक्टर रमन सिंह का ऐसा कहना है तमाम आंदोलन हो रहे हैं लेकिन सरकार अपने अड़ियल रवैये पे है और यही वजह है कि बिल्कुल, और यही वजह है ममता की अब कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं और जोरदार अब कांग्रेस भी हमलावर हो चुकी है रमन सिंह पर। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका बातचीत के लिए। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गठित नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक हो रही है। वर्चुअल तरीके से बैठक हो रही है। बैठक में संगठन के आगामी मुद्दों पर चर्चा कर रणनीति तैयार की जा रही है। मुख्य रूप से संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर पदाधिकारियों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। गौरतलब है कि मरवाही चुनाव में बीजेपी को लगे बड़े झटके के बाद पार्टी के भीतर मचे बवाल को थामने की बीजेपी कोशिश कर रही है और संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बड़ा बयान दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एथेनॉल चावल से बनाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने घोषणा की कि चावल से हम 10,000 करोड़ का एथेनॉल बना देंगे। सबसे ज्यादा लाभ छत्तीसगढ़ को होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहां ज्यादा चावल है। तो एथेनॉल बनाने को लेकर बड़ा बयान, 10,000 करोड़ का एथेनॉल बनेगा चावल से और ये वाकई अपने आप में एक बड़ा बयान है और जिस तरह से पेट्रोलियम मंत्री अगर कह रहे हैं तो वाकई बात इसमें है और ये एक कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा है। ज्यादा लाभ छत्तीसगढ़ को ही होना है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारी संवाददाता रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ी हुई है। ममता, आज बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है, नई सेना है, क्या एजेंडे हैं बैठक के और संगठन को किस तरीके से मजबूत करने पर चर्चा हो रही है? देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है और अगर इस बैठक को बात करें तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जो है वो बने, उसके बाद पहली कार्य समिति की बैठक हो रही है और इस बैठक को लेकर इस बात पर रणनीति बन रही है कि कैसे अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा जाए। खुद जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, उन्होंने कहा कि इस बात पर रणनीति बनेगी कि कैसे सरकार को लेकर जिस तरह से आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर जो है सड़क पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उतरेंगे और आने वाले समय में ये तस्वीरें दिखाई देंगी। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि कैसे विपक्ष जो है वो शांत नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी के अपने तर्क हैं कि 2 सालों का समय दिया गया ताकि सरकार के पास ये विपक्ष का तर्क है कि हमने पर्याप्त समय दिया। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो कृषि संशोधन बिल है उसको लेकर यहाँ पर जो है वो प्रस्ताव पारित होगा और यही इसी पर जो है अगर हम बात करें तो इस वर्चुअल तरीके से जो है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ का एथेनॉल चावल से बनाया जाएगा और उन्होंने कहा कि जो कृषि संशोधन बिल केंद्र सरकार ने लाया है उसका जो फायदा सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों को होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो धान का उत्पादन होता है और एफसीआई जो है वो एजेंसी होगी। तो जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जो है वो 40,000 करोड़ का एथेनॉल बनाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं उनका धान जो है वो विदेशों तक जा सकता है। तो इस बात को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि कृषि संशोधन जो बिल है, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं भूपेश सरकार के लिए भी राहत है, क्योंकि ममता आपको भी याद होगा कि भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र सरकार को इसको लेकर एक खत भी लिखा था और आग्रह की थी कि कम से कम अतिरिक्त चावल से एथेनॉल उत्पादन करने की इजाजत दी जाए प्रदेश सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रायपुर से खबर, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। नियुक्ति में लेट लतीफी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। अभ्यर्थी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने शिक्षा संचालनालय का घेराव किया है। इंदिरावती भवन के गेट नंबर 1 पर अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं।
बड़ी तादाद में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। इससे पहले भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं। देवव्रत, शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्या मांगे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बीएड और डीएड पास अभ्यर्थी हैं और इनकी नियुक्ति में काफी लेट लतीफी हो रही है। हालांकि इससे पहले भी एक बार प्रदर्शन हो चुका है और उस बार सरकार के आश्वासन के बाद इन्होंने अपनी हड़ताल धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था। लेकिन अभी फिर से एक बार सैकड़ों की तादाद में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा संचालनालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं नया रायपुर में। और यहाँ इंद्रावती गेट के भवन के सामने जो है वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी तादाद में हैं। जिस तरह से राज्य में शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन सवाल ये भी है देवव्रत की आखिर जब नियुक्ति में लेट लतीफी हो रही है तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? बार बार प्रदर्शन के जरिए क्यों सरकार को ये जगाने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई आश्वासन मिला है? जी, इससे पहले जो प्रदर्शन हुआ था उस दौरान आश्वासन मिला था कि जल्द ही जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में 1 सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग को रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद नियुक्तियों को लेकर के क्या हुआ, कितने आगे बढ़ पाई, इसकी जानकारी अब तक शायद अभ्यर्थियों को नहीं लग पाई होगी और प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। और शायद यही वजह रही है कि एक बार फिर से इन्हें प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा और तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एक साथ नवा रायपुर की ओर रुख हुए हैं, शिक्षा संचालनालय का घेराव कर रहे हैं और मांगे यही है कि जो नियुक्ति में लेट लतीफी हो रही है, जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, वो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, क्योंकि काफी समय से ये इंतजार कर रहे हैं। देवव्रत, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बहुत ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से बड़ी तादाद में इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि इनका प्रदर्शन आज रहेगा और लिहाजा बड़ी तादाद में ये लोग संचालनालय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ मौके पर पुलिस मौजूद है और आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल इन्हें भीतर जाने से रोक लिया है। लेकिन लगातार ये जो अभ्यर्थी हैं ये मांगों पर अड़े हुए हैं कि जब तक मांगे इनकी पूरी नहीं हो जाती तब तक ये इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। इससे पहले सीएम हाउस का घेराव करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, काफी उग्र प्रदर्शन हुआ था और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर तक हुई थी अभ्यर्थियों के खिलाफ। तो ये एक तरह से प्रदर्शन लगातार हो रहा है। कुछ समय के लिए इन्हें आश्वासन दिया गया था, आश्वासन के बाद इन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया था और अब क्योंकि लेट लतीफी फिर भी जारी है, कोई तो क्या माना जाए देवव्रत? पहले तो आश्वासन दिया गया और फिर वो शांत हो गए, फिर जब मांगे नहीं पूरी हुई फिर से उन्होंने अपना रुख अख्तियार किया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो क्या माना जाए कि आश्वासन से अब काम नहीं चलने वाला, अब धरातल पर काम करना होगा और जो वादा किया गया था नियुक्ति का वो पूरा करना होगा? जी बिल्कुल, ये मांगे इनकी नियुक्ति को ही लेकर के है, क्योंकि काफी समय से ये मांग इनकी अटकी हुई है। लगातार ये सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर के बातचीत कर चुके हैं, कई दफे मंत्री नेताओं तक अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा चुके हैं और नियुक्ति में लेट क्यों हुआ उसकी भी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री ने मंगाई थी अपने पास। लेकिन अभी फिलहाल जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है, लिहाजा फिर एक बार ये आंदोलनकारी जो है नया रायपुर तक पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल इनका आंदोलन जारी है और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये नहीं उठने की बात यहाँ पर फिलहाल कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ देवव्रत कि ये लोग अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जरूरत है कि सरकार का कोई नुमाइंदा आए या सरकार खुद आए, सरकार के मंत्री आए, कम से कम समझाएं, एक आश्वासन दें एक बार फिर से और एक तारीख बताएं कि आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि बार बार इस तरह का धरना प्रदर्शन अच्छी बात नहीं है सरकार की सेहत के लिए। देवव्रत, ये यकीनन इससे पहले भी जब प्रदर्शन हुआ था कमरुद्दीन, तब संसदीय सचिव समेत जो वरिष्ठ विधायक हैं वो पहुंचे हुए थे इनका धरना खत्म करने के लिए और खुद सरकार की तरफ से मान मनव्वल की कोशिश हुई थी और उसके बाद हड़ताल प्रदर्शन इन्होंने अपना खत्म किया था। लेकिन जब इस तरह के हालात हो जाते हैं कि तमाम आश्वासन के बावजूद मांगे पूरी नहीं होती है, तब प्रदर्शन का रुख अख्तियार दोबारा करना पड़ता है और शायद यही वजह है कि इन्होंने दोबारा ये प्रदर्शन किया है। अब देखना ये होगा कि इसका असर कितना सरकार पर पड़ता है और अभी नियुक्तियों को लेकर के सरकार किस तरह का जो है फैसला लेती है। अच्छा देवव्रत, एक चीज तो है भाई कि नियुक्ति में लेट लतीफी हो रही है, एक आरोप तो ये है और एक बड़ा आरोप ये भी है कि नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं है।
इसे आप कैसे देखते हैं देवव्रत, क्योंकि ये भी एक गंभीर आरोप है कि जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है। ये बिल्कुल मांगे यही है कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की जाए, क्योंकि अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है, उसका औचित्य समझ में नहीं आता। पिछले 10 महीने तकरीबन हो गए, क्योंकि 1 महीने पहले इन्होंने आंदोलन किया था विधानसभा सत्र के ठीक पहले, और अभी तकरीबन 10 महीने होने वाले हैं इनके आंदोलन को। और ऐसे में 10 महीने से इनकी प्रक्रिया क्यों अटकी हुई है, आखिर क्या वजह है कि अब तक की नियुक्ति नहीं हो पाई है, उन तमाम कारणों को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि इस वजह से भर्ती प्रक्रिया अभी नहीं हो पाई है। और यही मांग इनकी है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो, और अगर कोई किसी कारण से अटकी हुई है तो अभ्यर्थियों को ये जानकारी दी जाए, बेरोजगारों को ये जानकारी दी जाए कि आखिर क्यों अभी भर्ती प्रक्रिया अटकी है। तो तमाम भर्तियों को लेकर के अभी बवाल मचा हुआ है, लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। और अभी जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लोग, बार बार ये बात कहनी पड़ रही क्योंकि तस्वीरें ऐसी हैं। देवव्रत, क्या पूरे प्रदेश से, पूरे प्रदेश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, ये वो अभ्यर्थी हैं जो कि टीईटी की परीक्षा निकाल चुके हैं, बीएड डीएड की परीक्षा दे चुके हैं, और उसके बाद अब तक अगर भर्ती नहीं निकलती है तो निश्चित तौर पे 15,000 किसी पद हैं, और ऐसे में उन पदों पर अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो बेरोजगारों का गुस्सा, आक्रोश यहाँ पर सरकार को झेलना होगा। और यही कुछ पहली बार इन्होंने कोशिश की थी जब सीधे सीएम हाउस की ओर इन्होंने रुख किया था। हालांकि काफी मान मलम्मल हुआ, संसदीय सचिव, वरिष्ठ विधायक तमाम समेत तमाम जितने भी नेता थे वो पहुंचे हुए थे, और सभी मांगों का आश्वासन दिया गया था। और जब लेकिन देवव्रत, अब प्रदर्शन जिस तरह से गुस्से का इजहार किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, हम देख पा रहे हैं अब कहीं ना कहीं आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। अब एक तारीख मुकर्रर करनी होगी, एक तारीख, एक तिथि बतानी होगी कि कब तक होगा, तब जाकर ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म हो पाएगा। क्योंकि आप बता भी रहे हैं कि जब तक कोई आएगा नहीं, नुमाइंदा बताएगा नहीं क्या रणनीति है, क्या सोच रही है सरकार, इस पर कोई आश्वासन नहीं देती है, तब तक ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। देश की सेना के प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान और गर्व है, इसकी मिसाल बार बार देखने को मिलती है। धमतरी के परसतराई गांव में जब एक जवान का पार्थिव शव पहुंचा तो उसे अंतिम विदाई देने पूरा गांव उमड़ पड़ा। दरअसल परसतराई गांव के रहने वाले डेमन साहू आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में कांस्टेबल के पद पर थे और उन्होंने 16 साल तक देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपनी सेवा दी। बीते कुछ दिनों से डेमन बीमार थे और कानपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही डेमन की मौत हो गई। शव को पूरे सम्मान के साथ मृतक के गृहग्राम लाया गया, जहां गांव वालों ने गाजे बाजे के साथ मृतक जवान की अंतिम यात्रा निकाली। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, जवान डेमन साहू कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और किस तरीके से अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा था। तस्वीरें इसकी बानगी हैं। कानपुर के अस्पताल में आपको बता दें उनका इलाज चल रहा था। वो कुछ दिनों से बीमार थे और जब उनके मौत की खबर सुनी लोगों ने तो पूरा गांव गमगीन हो गया। पूरे गांव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। 16 सालों तक उन्होंने देश की हिफाजत की थी और जवान को अंतिम विदाई देने के लिए किस तरीके से पूरा गांव गमगीन दिखा, वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। खबर कोरबा से, जहां पर रेलवे गेट कीपर की हत्या कर दी गई। नवलपुर रेलवे गेट कीपर की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम हरीश कुमार बताया जा रहा है। उर्गा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। उर्गा पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। एक सप्ताह में हत्या की ये तीसरी वारदात है। रेलवे गेट कीपर की हत्या से सनसनी फैली हुई है। उर्गा पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। नवलपुर रेलवे गेट कीपर की हत्या कर दी गई है। गेट कीपर का नाम हरीश कुमार बताया जा रहा है और उर्गा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर गेट कीपर की हत्या कर दी गई है। उर्गा पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब्दुल असलम जुड़े हैं। अब्दुल, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? पुलिस मौके पर पहुंची है? जी कमरुद्दीन, आपको बता दूं कि ये उरगा थाना क्षेत्र के नवलपुर रेलवे गेट है, जहां पर से गेट कीपर हरीश कुमार ड्यूटी पर था और उसी दौरान बीती रात जब ड्यूटी पर था तो कुछ अज्ञात लोगों ने वहां पहुंचकर उसके साथ पहले झूमाझटकी की गई और उसके बाद उसे 50 मीटर घसीट कर बाहर लाया गया और उसके बाद ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस इस मामले में जैसे ही सूचना रेलवे के अधिकारियों से मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से तफ्तीश की जा रही है, आखिर किन वजह से और कौन अज्ञात जो आरोपी है वो कौन है, क्यों इसकी हत्या की गई, इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। अब्दुल, पुलिस डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही है। पुलिस इस पूरे केस को किस एंगल से देख रही है? क्या इसमें आपसी रंजिश भी दिख रहा है एक एंगल? जी, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपसी रंजिश की भी बात, जिस तरीके से वारदात को अंजाम दी गई है ड्यूटी के दौरान, जो हरीश है गेट कीपर, उसकी हत्या की गई है और जब डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे तो तफ्तीश के दौरान डॉग स्क्वाड भी कुछ संदेहियों के घर तक जाकर पहुंचकर रुका है। उसी आधार पर पुलिस ने कुछ संदेहियों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए, तो पुलिस भी पूछताछ कर रही है, देखते हैं कैसे इस पूरे मामले का खुलासा होता है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल। कांकेर से खबर, जहां पर मादा भालू की मौत हो गई। हाट कोंगेरा में भालू का शव मिला है। सूचना पर वन विभाग भी पहुंचा हुआ है, वन विभाग का अमला पहुंचा है। मौके पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कांकेर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। कांकेर में एक भालू की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मादा भालू की मौत हुई है। और छत्तीसगढ़ वन अधिकारों की मान्यता देने में देश में अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य में 4,41,000 से ज्यादा व्यक्तिगत और 46,000 से ज्यादा सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। रिपोर्ट देखें आप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पूरे देश में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता देने के मामले में अग्रणी राज्यों में शुमार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अब तक के अंत तक 4,41,000 से अधिक व्यक्तिगत और 46,000 से ज्यादा सामुदायिक भवन का अधिकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को दिया गया है। भूपेश बघेल सरकार की इस योजना ने महासमुंद जिले के हजारों वनवासियों ग्रामीणों की तकदीर बदल दी है। जिले के बागबहारा ब्लॉक में जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर टेका मार्ग में स्थित है एक छोटा सा गांव बोरकामुड़ा खुर्द। 225 परिवार वाले 7 अलग अलग बस्तियों में बसे इस गांव की जनसंख्या करीब 1200 है। आदिवासी बहुल इस गांव में ग्रामीणों के आय का साधन खेती किसानी और वनोपज है। वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के तहत पूर्व में इस गांव को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की वन अधिकार के तहत निजी और सामुदायिक स्तर पर पट्टा वितरण, भूमि समतलीकरण, डबरी निर्माण, मेढ़बधान सहित अन्य कई योजनाओं ने यहाँ के लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। गांव में 172 लोगों को वन अधिकार के तहत भूमि का पट्टा वितरण किया गया है, जिससे अब ग्रामीण अपने जमीन का मालिकाना हक पाकर काफी खुश हैं। 172 लोगों को वन अधिकार पट्टा मिलेगी है। सालों से एकर मन के जमीन कब्जा में रहीन, अभी सरकार द्वारा लाभ पाके एकर मन के जमीन मालिकाना हक मिल गए तो बहुत खुश हैं। जो भूपेश सरकार आया तो लगभग कुछ ना कुछ फायदा दिला है। धान भी उसमें बेच रहे हैं तो 2500 रुपया की दर से दे रहा है। बोनस संविधान का समर्थन मूल्य भी दे रहा है और बोनस भी 2500 रुपये की दर से दे रहा है। महासमुंद जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा लगातार जिले के राज्य शासन के मंशानुरूप जिले के वनवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, महासमुंद जिला के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 यथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत आज दिनांक तक 8,170 व्यक्तिगत वनाधिकार के मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं तथा इसी प्रकार
सामुदायिक वनाधिकार के 215 मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। महासमुंद जिले के वनवासियों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए अतिरिक्त आय के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18, महासमुंद, छत्तीसगढ़। तो इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।